दानिश पाकिस्तानी शहरी, मैरिड हैं जी। उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। तकरीबन 15-20 साल पहले वो सऊदी अरब शिफ्ट हो गए थे और वहीं उनकी जॉब वगैरह भी थी। है माशाल्लाह एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं। कहते हैं ना, एक बड़ी सेविंग होना तो नहीं, लेकिन एक अच्छी ज़िंदगी उनकी वहाँ गुजर रही है। हर साल कभी अकेले कभी फैमिली के साथ पाकिस्तान कराची के वो रिहायशी रह चुके हैं, तो आते हैं, चक्कर वक्कर लगाते हैं और चले जाते हैं वापस। ऐसा ही चक्कर उनका साल 2022 में भी लगा जी। खानदान की महफिलें, दोस्तों की महफिलें, अपने शहर में घूमना फिरना मोहतात अंदाज में, क्योंकि कराची का शहरी कराची में बड़े मोहतात अंदाज में घूमता है और अब तो और हालात डाउन ही होते जा रहे हैं। एक फैमिली गैदरिंग में उनके भाई भी आए हुए थे, दानिश के, और भाभी भी थी। सब जानते थे कि दानिश अपने बच्चों के लिए बड़ा कॉन्शियस है और चाहता है कि जी सऊदी अरब में तो है, लेकिन वो किसी वेस्टर्न कंट्री में चले जाएं और वहाँ पर उनके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो। और भी छोटे, जारी बात है, पूरी फैमिली को शिफ्ट होने की एक ख्वाहिश थी शुरू से। सब ये बात फैमिली के लोग जानते थे। तो ऐसी बातों बातों में इनकी भाभी ने जिक्र किया दानिश की, भाई ऐसे ऐसे ना मेरी एक जानने वाली हैं, वो दुबई में होती हैं, वो ये कंसल्टेंसी का काम करती हैं, इमिग्रेशन और बाकी मामला। आजकल वो कनाडा के केसेस बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस हैं और बहुत तेजी से जी वीजे लग भी रहे हैं। कनाडा सुन के उनकी तो दिमाग की बत्ती ऑन हो गई, क्योंकि दानिश का एक जमाने से जी ख्वाब था कि मैं शिफ्ट हो जाऊं। तो शुरू में तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर गाहे बगाहे उसी ट्रिप में जब उनकी बात होती रही, उनकी भाभी ने बताया कि ऐसे ऐसे हैं। फिर और कह रही, आपको याद है हमारे पुराने मोहल्ले में जब हम न्यू कराची में रहते थे तो ऐसे ऐसे एक बंदा रहता था, ये असल में उसकी बेगम है। अब ये लोग काफ़ी अर्से से दुबई चले गए। अच्छा, वो बंदा कौन है? वो कराची में एक सियासी पार्टी जो बड़ी मशहूर पार्टी है, उसमें एक ख़ास ओहदा भी रखते हैं। अब आपने इस तरफ नहीं जाना कि ये कराची की सियासी पार्टी और इस तरफ ये इतना कोई केस नहीं है, मैं ऐसे ही आपको एक रेफरेंस बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी इस बात का ताल्लुक है, ये ताल्लुक आ गया कि बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। तो जी दानिश ने बोला, अच्छा वो, हाँ यार वो तो बड़ी किसी ख़ास ओहदे पे चला गया था, लेकिन अब तो हालात ख़राब है, सब जानते हैं। कराची की पार्टी उस तरीके से ताकत में नहीं रही और वो शख्स भी गालिबन अब पाकिस्तान में नहीं है। तो कह रहे यार ये मियाँ बीवी हैं और ये दोनों ना काम करते हैं और इसकी बेगम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है दुबई में, सारे बड़े केसेस कर रहे हैं जी और बड़े कामयाब केसेस होते जा रहे हैं इनके। तो उन्होंने बोला, अच्छा सही, मेरी नंबर दे देना, मैं बात कर लूँगा। उन्होंने अभी बात करा देती। उन्होंने बात कराई और सुबह शायद 2-3 मिनट की बात हुई, नंबर्स एक्सचेंज हो गए। अच्छा, उस जो दूसरी तरफ खातून थी जो बता रही थी सारे केसेस करती हैं इमिग्रेशन के, तो दानिश की उनसे जब बात हुई ना, तो उनको वो दानिश बड़ा मुतासर हुआ कि वो जो सवाल कर रहे हैं वो तो ऐसा था कि जैसे इनके केस के हिसाब से तैयार बैठी हुई है। अच्छा, उस खातून का नाम रमशा था। अच्छा जी, रमशा इमिग्रेशन कंसल्टेंट कनाडा के नाम से दानिश ने नंबर सेव कर लिया और जी वो उनका जो कराची का ट्रिप था, पाकिस्तान का ट्रिप था, वो कंप्लीट करके सऊदी अरब चले गए। जॉब में बिजी हो गए, काफ़ी दिन, 2-3-4 महीने गुजर गए। ऐसे बैठे बैठे एक दिन उनको ख्याल आया कि जी रमशा से बात करते हैं। रमशा को जी हेलो हाई किया, सलाम दुआ की। वो रमशा जानती थी कि मेरी दोस्त के रेफरेंस से हैं और मेरे जो शौहर हैं वो इनके पुराने मोहल्लेदार भी हैं और ये और वो नेबर रह चुके हैं। उन्होंने बोला, हाँ जी दानिश भाई कैसे हैं आप? कह रहे हैं मैंने ऐसे ऐसे अपना केस आपसे डिस्कस किया था, तो मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो उधर से जवाब आया कि आप तो अपने हैं, हम कराची वाले बोलते हैं ना, तो बोलते हैं आप तो अपने हैं, आपका केस तो प्रायोरिटी पे होगा। अब ये सुन के दानिश के दिल में मजीद एतमाद बढ़ता चला गया। उसने फिर सारी डिटेल शेयर की। उसने बोला, मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? उसने बोला, जी अभी मैं कॉल रिसीव नहीं करती, मैं आपको कल कॉल करूंगी। अच्छा जी, अगले दिन कॉल आई। ये कॉल 2-3-5 मिनट 10 मिनट की नहीं थी, तकरीबन 50 मिनट की कॉल थी और इसके अंदर दानिश ने जो जो सवालात किए उसका ऐसा जवाब दिया रमशा ने कि जैसे दानिश के केस के हिसाब से ही वो तैयार बैठी हो। दानिश बड़ा मुतमईन हुआ। दानिश से उसने एक एक चीज़ पूछ ली कि जी आपका जी क्या क्या मामला है। फिर उसने बोला, यार तमाम डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट की कॉपी और पासपोर्ट के प्रिंट, वो इमेज और अपना एक्सपीरियंस लेटर और बाकी चीज़ें तो मुझे भेज दें, लेकिन आप बताएं आप फंड्स कहाँ से करेंगे? उसने बोला कि देखें, आप जितना अमाउंट बता रही हैं ये तो काफ़ी अमाउंट है और मेरे पास इतनी सेविंग्स नहीं है जो प्रोसेसिंग अमाउंट बता रही हैं आप, मुझे इससे थोड़ा कोई कम में नहीं। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से बता रही थी, वो बता रही होंगी कोई $1-2 लाख कनेडियन डॉलर्स बता रही होंगी, कह रहे फास्टेस्ट वे है। अच्छा, तो फिर रमशा ने बोला कि मैं आपको ना एक काम करती हूँ, थोड़ी देर में मैसेज करती हूँ, एक और प्लान है, शायद वो बहुत ज़्यादा फीजिबल रहेगा आपके लिए और आपको पे करना भी आसान होगा। फिर उसने बताया कि LMIA उसका मैसेज आया कि LMIA के उसमें आप फॉल करते हैं और बहुत अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी और हम अपने वकील के ज़रिए आपका पूरा केस करवा देंगे। वो लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये एक सरकारी प्रोग्राम है कनाडा का और पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ है। इसने खुद भी चेक किया होगा। तो उसने बोला, सही है, आप इस केस के लिए मुझे बताएं और मैं आपको कल कॉल करता हूँ। अगले दिन कॉल पे बात होती है दोबारा। रमशा बताती है, जी LMIA में ये सारे मामलात हैं और आपका जो मल्टीनेशनल का एक्सपीरियंस है तो बहुत काम आएगा और बहुत अरसे से आप सऊदी अरब में मुकीम है तो और अच्छी बात है। अब आप मुझे बताएं पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे? इसके तकरीबन लगेंगे $25,000 जो हमारी वकील की और बाकी प्रोसेसिंग फ़ीस है और ये और वो। कह रहे हैं $25,000। 1 मिनट के लिए वो खामोश हुए, फिर इनको याद आया कि नहीं भाई,
मैं अपने बच्चों के लिए कनाडा वाला ख्वाब तो पूरा करूँगा, मैं एक जगह से पैसे कर सकता हूँ। उन्होंने उस वक्त फिर डिटेल बतानी शुरू कर दी। मैंने कराची के इलाके मौसमियात स्पार्को का दफ्तर है जो कराची के रिहायशी है वो जानते हैं, उसके पास मैंने 2017 में एक प्लॉट लिया था, मैंने बच्चों के लिए लिया था, तो अब बच्चों के काम आ जाए तो क्या ही बात है, मैं वो बेच दूंगा। तो उन्होंने बोला कि भाई आपने कितने का लिया था? अब वही बात है ना, आप तो अपने हैं, तो भाई सब बताना शुरू हो गए। भाई ने बोला मैंने 35 लाख का लिया था और इस वक्त उसका जो, ये 2022 में खड़े हुए थे, इस वक्त जो इसका मार्केट रेट है वो तकरीबन 1.5-2 करोड़ है। अब रमशा ने चीज़ दिमाग में लॉक कर ली, इनका तो आसानी से हो जाएगा। कह रहे हैं आपके लिए 25,000 कैनेडियन डॉलर करना तो मुश्किल नहीं है। अच्छा 2022 में जो एक्सचेंज रेट था आज तो कोई 200 के करीब है कैनेडियन डॉलर, उस वक्त शायद 156-160 रुपये था। उसके हिसाब से भी 25,000 कैनेडियन डॉलर्स बनते हैं कोई 38 लाख 40 लाख। तो बहरहाल ये बात सुनने उसने कर दी। उसने बोला सही है, मैं आपको ना कॉन्ट्रैक्ट ईमेल कर दूंगी और फिर उसके बाद आप ट्रेंचेस में किस्तों में आप पेमेंट कर दीजिएगा और हम आपका केस अपने वकील के जरिए वहाँ आगे बढ़ाएंगे। अब LMI किस तरह काम करता है उस पर तो अलग वीडियो आप देख सकते हैं किसी की, लेकिन ये एक तरीक़ाकार है वहाँ जाने का और हम उस केस में आपको आगे प्रोसेस करवा देते हैं। इन्होंने जाके घर पे अपनी बेगम से जिक्र किया। वो पहला दिन था कि वो जो दावत में बात हुई थी ना, कि जब दानिश की भाभी ने बात बताई थी उस वक्त दानिश की बेगम के सामने जिक्र हुआ था और अब आज जिक्र किया। दानिश की बेगम की आंखों में ख्वाब तो थे लेकिन तशवीश भी थी, काफ़ी देर वो खामोश रहीं। अब ये हैरान कि यार इतना बड़ा ख्वाब पूरा करने के लिए हम वसाइल भी बता दिए मैंने और बस अब तो हमने जाना ही जाना है और कुछ अरसे में हो जाएगा और हम चले जाएंगे। तो ये इतनी कॉन्शियस की उसने मतलब देखें यार जो भी करें इस्तिखारा कर लीजिएगा, मतलब इतनी ओवर एक्साइटेड नहीं हो जितना दानिश हुआ था। जो भी हो उसके हिसाब से आगे बढ़िएगा और देखिएगा ज़रा मोहतात रहें। खैर अब ये मायूस सा हुआ थोड़ा, और आपको पता है कभी कभी ख़वातीन के अंदर से बात निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ासतौर बेगमात के। तो अगले दिन जब बात होती है इसकी रमशा से तो कहता है जी ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मुझे कोई और प्रोग्राम आप बताएं और कोशिश करें कि वो फास्टेस्ट भी हो। कह रही हैं देखें दानिश भाई हमने आपको बेस्ट प्रोग्राम दिया है, जो हमारे वकील के हिसाब से उसने आपका केस देखा और मैं आपको ये खुशखबरी देने वाली थी कि आपका केस बहुत स्ट्रांग है, बहुत जल्दी हो जाएगा बाकियों की निस्बत। दूसरे लोग तो 35-40 हज़ार में ये प्रोग्राम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, हम आपको 25,000 कैनेडियन डॉलर्स में ये ऑफर कर रहे हैं। अच्छा खामोश हो जाते हैं, बहरहाल कहते हैं अच्छा मैं आपको बताऊंगा। अब अगले दिन इनको मैसेज आता है कि जी दानिश भाई आप पेमेंट करना शुरू कीजिए, मैं कोशिश करती हूँ कि किसी और प्रोग्राम को भी देखूँ। तो उसने बोला मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो भी हो मुझे भेज दीजिए, मैं फिर जो भी प्रोसेस होगा उसके बाद शुरू करूँगा। अच्छा वो कॉन्ट्रैक्ट स्क्रीनशॉट्स या इमेज भेजती हैं, JPEG वगैरह भेजती हैं। अब ये सर्च करते हैं, जूम इन करता है आदमी, ज़रा चेक करता है तो इनको समझ में नहीं आई। बहुत सी इन्होंने बड़ी डिटेल में शिक्कें पढ़ी और एक शिक उनको बहुत अच्छी लगी कि जी अगर आपका ये प्रोसेस किसी वक्त में आप ड्रॉप करना चाहें, विड्रॉ करना चाहें, तो टोटल अमाउंट का 10% हम रखेंगे, हमारी प्रोसेसिंग अगर जो भी हुई भी होगी उसका हम खर्चा रखेंगे, बाकी आपको अमाउंट वापस कर देंगे। लेकिन फिर भी वो एक एक पॉइंट को डिटेल से पढ़ना चाह रहा था क्योंकि 25,000 कैनेडियन डॉलर का मामला था। इसने फिर बोला नहीं दानिश भाई ये तो मैंने आपको ऐसे ही दिया था, मैं आपको थोड़ी देर में फाइनल कॉन्ट्रैक्ट भेजती हूँ, वो PDF होगा। थोड़ी देर में PDF फाइल आ गई, उसकी एक एक शिक चेक की और उसमें वो 10% जी हम अमाउंट का रखेंगे अगर आप किसी भी होगा अपना प्रोसेस विड्रॉ करते कि जी मैंने नहीं करवाना। तो इनको ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। अच्छा दानिश भाई ने एक नुक्ता और उठाया कि जी आपने मुझे चले JPEG से PDF भेज दी, ना कंपनी का नाम है इस पर, सॉरी ना कंपनी के नाम की स्टैंप है, ना सिग्नेचर है आप लोगों की तरफ से। तो कह रही हैं भाई हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है, आप साइन कर दें, हम बाकी चीज़ें जब आपको फाइनल डिस्पैच करेंगे ना उसमें हो जाएंगी, ताकि आपकी पेमेंट तो शुरू हो, मैं वकील को तो आगे भेज सकूँ। खैर ये साइन करके भेज देते हैं। अगले दिन दोबारा रमशा से फॉलोअप करते हैं, कहते हैं जी रमशा कहती है अब आपने 5-5 हज़ार डॉलर करके मुख्तलिफ एक साथ में हमें पेमेंट करनी है। सही है जी। अब प्रोसेस क्या होना है कि जी वो मौसमियात की तरफ जो 2017 में उन्होंने प्लॉट लिया था 35 लाख का और अब तकरीबन 1.25 करोड़ का हो गया 2022 में, 2022 का ही वाक़या है, तो अब वो बेचना है। लेकिन उससे पहले इनके दिमाग में ये है कि जी वो 25,000 डॉलर ये बार बार रमशा से जिक्र भी कर रहे थे। रमशा का एक मैसेज आता है, कहती हैं जी आपका LMI से भी एक अच्छा फास्टेस्ट हमारे आपके CV को देख के और बाकी चीज़ें देख के एक प्लान आया है और उसकी जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 18,000 कैनेडियन डॉलर्स है। ये जाके अपनी बेगम से जिक्र करते हैं, देखो जी अल्लाह ने हमारी मदद की, 7,000 कैनेडियन डॉलर हमें और कम देने पड़ेंगे, बस जल्द से जल्द हम वो प्लॉट निकालते हैं। अब प्लॉट की कीमत कहीं ज़्यादा थी लेकिन उनके पास सेविंग्स की सूरत में कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने सोचा कि जी बाकी हम सऊदी अरब में अपने किसी काम में इन्वेस्ट कर देंगे और ये प्लॉट बेच देते हैं। रमशा ने पूछा तो दानिश भाई आप पैसे फंड्स कब अरेंज करेंगे, हमें कब भेजेंगे? तो मतलब मैंने प्लॉट अब बेचने के लिए लगा रहा हूँ और बस फौरी बेचना है। मैंने आपको बताया ना मैं तो इतने का लिया था और माशाल्लाह देखें नसीब मेरा बच्चों का और इस वक्त तो 2.25 करोड़ का है, मैं तो सोचा भी नहीं था। तो कहती हैं अच्छा सही है आप पता करें और मुझे भी ज़रा उसकी डिटेल दे दिएगा, हो सकता है हमारे को जानने वाला ख़रीद ले। अच्छा अब आप दिमाग में रखें कि इनका
कराची की सियासत में भी इन्फ्लुएंस था। जब सियासत में इन्फ्लुएंस होता है तो फिर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और आपको पता है ना लैंड डिपार्टमेंट और फलाना सब जगह ये सियासी लोग होते हैं। इन्होंने जी डिटेल भेज दी। डिटेल भेजने के बाद मोहल्ले के या उस इलाके के जो एजेंट्स थे उनसे रब्ता किया, तो एजेंट ने बोला कि जी सर आपके प्लॉट पे तो कब्जा है और आप तो भूल जाएं 2.25 करोड़ रुपए, अगर आपने 35 का लिया था इसके 50 भी मिल जाए तो बड़ी बात है। और 2 पार्टियों ने कब्जा किया, उनका तो आपस में झगड़ा चल रहा है। सऊदी अरब में बंदा बैठा है, उन्होंने अपनी तरफ से बंदे दौड़ाए और जो भी चेक वेक करवा सकते थे उन्होंने बोला यार हमें तो समझ में नहीं आ रहा कब्जा कैसा है और क्या है। बहरहाल आपका एजेंट कह रहा है, एक एजेंट से पता किया, दूसरे से पता किया, वो इलाके के एजेंट थे। आप थोड़ा खुद दिमाग से सोचें तो ये कहानी चल क्या रही थी। इन्होंने बोला यार मेरे प्लॉट पे कब्जा, एक वर्ल्ड सोसाइटी में मैंने लिया है प्लॉट, उस पर कब्जा कैसे हो सकता है। अब ये वहां परेशान, उन दोनों इनको छुट्टियां भी नहीं मिल रही, अब क्या कर सकते हैं जी। इनको इस कदर उलझा दिया गया कि इन्होंने 2.25 करोड़ का जो प्लॉट था कि जी कब्जा है कब्जा है कब्जा है कह के मुश्किल से 75 लाख रुपए में बेच दिया। 75 लाख अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया और पहली किस्त 5,000 कैनेडियन डॉलर रमशा को भेज दी। अच्छा 5,000 कैनेडियन डॉलर भेजे तो इस बीच में 2 ढाई 3 महीने का जो मामला था ये फिर पाकिस्तान आए भी थे, ट्रांसफर भी हुआ, बाकी चीजें भी हुई, तो 2 ढाई 3 महीने गुजर गए थे। तो रमशा को उन्होंने भेजा और बोला भाई अब तो गायब ही हो गए और ये और वो, अब मैं दोबारा बात करती हूँ उनसे और दोबारा आपका प्रोसेस हम ऊपर लगाते हैं क्योंकि आप तो अपने हैं। साथ ही रमशा ने कहा कि भाई अगर मैं आपको कभी मैसेज पर रिस्पॉन्ड करने में और आपसे राब्ते में ना आ सकूँ ना तो मेरा बस थोड़ा ख्याल कर लीजिएगा। आपकी बहन ज़रा उम्मीद से मेरी दुआ भी कीजिएगा। मैं आजकल वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ। तो उन्होंने लगा बहन कोई मसला ही नहीं है, आपको जब सहूलत हो आप जब जवाब दे दिया करें। बात खत्म हो गई। उन्होंने 5,000 कैनेडियन डॉलर ट्रांसफर किया। इस तरह करते करते 1.5 महीने में 15,000 कैनेडियन डॉलर इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। अब ये रोजाना ईमेल चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं कि जी जवाब आएगा। अच्छा इस बीच में 2 चीजें और हुई यहाँ तक पहुंचने में कि जी वो 15,000 कैनेडियन डॉलर दे चुका था और वो अब इंतजार कर रहा था, ईमेल चेक करता रहता था, व्हाट्सएप चेक करता रहता था। थोड़ा सा इस बीच में ना 2 चीजें हुई थी। हुआ ये था कि रमशा ने उनसे बोला कि दानिश भाई आप हमें अगर और क्लाइंट्स देंगे ना तो बिलफर्ज अगर 15,000 डॉलर के उसकी प्रोसेसिंग फीस होती है, वो LMI में आता है जिसमें भी आता है, तो हम आपको $1,000 पर केस देंगे। उन्होंने बोला देखें मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपके पास आया हूँ कि आप ये प्रोसेस करवा रहे हैं, मैं किसी को भी लाऊंगा तो मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। देखिए ज़रूरतमंद तो हर कोई होता है, पैसों की ज़रूरत तो हर किसी को होती है, लेकिन वो थोड़े डिफरेंट मिजाज के आदमी थे, ख़ानदानी आदमी थे। उन्होंने बोला कि नहीं यार मैं ये कट वाले चक्करों में नहीं पड़ता, मैं आपको बंदे ज़रूर ला दूंगा। अब इनका एतमाद काफ़ी डेवलप हो गया था तो इन्होंने सऊदी अरब में अपने बॉस से जिक्र किया जो पाकिस्तानी था। अच्छा बॉस से इन्होंने डायरेक्ट करवा दिया रमशा को। इसके अलावा इनका एक दोस्त था इंटीरियर सिंध में, दादू का बड़ा नामवर वकील है वो, उसको भी बोला कि यार तू भी सोचता था ना कि ऐसा कोई बाएतमाद जरिया हो तो तेरे पास जराए है तो तू ऐसे से बात कर ले रमशा से। जो इनका बॉस था ना उसने तो रमशा से एक हद तक प्रोसेस चलवाया, पैसे ट्रांसफर नहीं किए और उसके बाद पीछे हट गया। कुछ दिनों बाद जब इसने पूछा दानिश ने तो उसने बोला यार बस मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं अभी नहीं करूंगा। उसने कुछ वाज़ेह जवाब नहीं दिया। वकील जो था उसने कोई 15 लाख के करीब पूरा जो उन्होंने प्रोसेस वगैरह किया था 15 लाख के करीब ट्रांसफर कर चुका था और बाकी करने थे। बीच में वकील को कुछ हुआ, अब उसने कहीं से वेरीफाई करवाया क्या बात हुई क्या नहीं हुई, वो एकदम घबरा गया। उसने इनको फ़ोन करना शुरू कर दिया, सऊदी अरब में थे, कि भाई मेरे पैसे करवा दो, मुझ पे बड़ी कोई आफत आ गई, मैं ना किसी के पैसे देने। उसने कोई बात नहीं बताई, ना इनके बॉस ने बताई ना उस वकील ने बताई जो 15 लाख रुपए पेमेंट कर चुका था। अच्छा वो शिक तो इनको याद थी दानिश को कि जी 10% रख के वो काट देंगे। कह रहा यार वो 10% रखेंगे बाकी तुम्हें वापस कर देंगे। वैसे वही हुआ। रमशा से इन्होंने जिक्र है यार मैं तो नहीं, तुम्हारे जरिए बात हुई थी, तुम जरा रमशा साहिबा से रिक्वेस्ट कर दो। रमशा साहिबा से रब्ता किया दानिश ने, उसने बोला ऐसे ऐसे मैंने आपको क्लाइंट दिया था, वो विड्रॉ करना चाहता है वो अपना केस, और वो कहता है जी मैं किसी मजबूरी में आप उनका अमाउंट वापस कर दें। ऐसा ही हुआ जी। 1.5 लाख रुपए 10% बनते हैं 1.5 लाख, तो 1.5 लाख रख के रमशा ने कुछ हफ्तों में उसके 13.5 लाख रुपए उस वकील के वापस कर दिए। अब तो जी दानिश साहब ने तो बिल्कुल ही आंखों पे पट्टी बांध ली कि जी क्या बात है जी, जबरदस्त, अगर कोई ऐसा वैसा मामला होता तो ये वापस करते पैसे, वो भी लाखों रुपए। अब तो एतमाद पक्का हो गया। अब इनका केस डिले हो रहा है। कुछ अर्से बाद रमशा कांटेक्ट में आना बंद हो गई, मिली नहीं रही, राब्ता ही नहीं हो पा रहा। अब इनके दिमाग में ये कि जी प्रेगनेंसी का मामला था, उसकी वजह से बिजी है, क्या हुआ, ईमेल्स कर रहे हैं कोई जवाब नहीं आ रहा। एक वकील बीच में ऐड हुआ था इसमें कि जी वो कनाडा से है, उससे राब्ता कर रहे हैं तो वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। फिर उन्होंने क्या किया, रमशा के वालिद साहब रहते हैं जो कराची में ही है, इन्होंने वहां किसी को दौड़ाया कि जी कहीं ऐसा तो नहीं कराची आई हुई है बच्चे की डिलीवरी और ये वो। तो इनके वालिद साहब ने बोला भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो वही है। रमशा की कुछ बहनें जो कनाडा में ही रहती थी और किसी वजह से क्योंकि पुराना वास्ता निकल आया तो किसी तरीके से
दानिश की जो वाइफ थी वो उनकी बहनों से भी कनेक्टेड थी। उनकी बहनों से रब्ता कर रहे तो बहनें कह रही नहीं जी हमारी तो बात होती है, आप उनसे बात कर लीजिए, हमारी तो रेगुलर बात हो रही होती है। अब दानिश का दिमाग चलना शुरू हुआ कि भाई ये मामलात हैं क्या, क्यों नहीं राब्ते में आ रही, जब सबके राब्ते में हम पाकिस्तान में नहीं आई हुई तो ये चल क्या रहा है। अच्छा, जब किसी से राब्ता नहीं हो सका तो रमशा का जो शौहर उसके घर भिजवाया गया और उसके वालिद मिल गए। दानिश ने किसी को भिजवाया और उसके वालिद ने बोला कि जी हम मेरी बहू या मेरा बेटा दोनों पाकिस्तान में नहीं है और हमारी तो बात होती है और आइंदा यहाँ आने से पहले आप ना ज़रा पूछ कर आया करें। अब इसने जाके जो जिस बंदे को भी भेजा था उसने जाके दानिश को बताया कि जी मुझे तो ऐसा जवाब मिला। थोड़ी देर बाद दानिश के नंबर पे मैसेज आता है, एक ऑडियो, इंतहाई गलीज़ ज़बान धमकियाँ मेज़ लहजा बकौल दानिश के कि आइंदा मेरे घर पे किसी को भेजा या मेरे वाले साहब से रब्ता करने की कोशिश की तो जो भी नताइज होंगे इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अब दानिश समझ चुका था कि इसके साथ क्या हुआ है। फिर इसने अपनी भाभी से रब्ता किया तो भाभी ने बोला कि देखें कई महीने हो गए मेरा तो कोई रब्ता नहीं है और मुझे तो पता लगा था और तो मुझे फेसबुक पे मिली थी, मैंने आपसे नंबर वगैरह लिया था कि किसी को ज़रूरत होगी, उसने मुझसे खुद कहा था कि कोई क्लाइंट होगा तो फैसिलिटेट कर दिया करूँगी, तो मैंने इस वजह से आपके फेसबुक के वास्ते से वो पुराना मेरा एक कनेक्शन निकला है, मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया था। तो जो बात हुई आपकी बात हुई, आपको देखना चाहिए था। उसने भी हाथ खड़े कर लिए। अब सिचुएशन ये है 2025 तक, इसने 2022 से 2025 तक कौन सा इदारा, कौन सा दरवाज़ा में कौन सा महकमा है जिसको जाके अपनी फरियाद नहीं सुनाई है दानिश ने। एक बंदा सऊदी अरब में नौकरी कर रहा है, रात में वो इस काम में लगता रहा कि मेरे बच्चों के ख्वाब के जो पैसे थे वो मैं इस खातून को दे चुका हूँ। 15,000 कैनेडियन डॉलर वो दे चुके थे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ, ये सिर्फ 15,000 कैनेडियन डॉलर कितने बनते हैं, मुश्किल से 30 लाख। असल में 15,000 कैनेडियन डॉलर्स नहीं थे, इसके अलावा 1 करोड़ रुपए थे जो शायद आपने नोटिस किया तो उससे पहले इसके साथ सीन हो चुका, इसके साथ धोखेबाजी हुई है। वो कैसे हुई? इसने, हम लोग की आदत होती है ना कि हम कहीं अगर, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन बहुत खुल के थोड़ा सा एतमाद डेवलप होने के बाद दे देते हैं। उसने बोल दिया था कि जी, जब उसने रमशा ने पूछा कि जी आप फंड्स कहाँ से अरेंज करेंगे तो उसने बता दिया जी कराची में इस जगह मेरा। तो बकौल दानिश के कि जब पाकिस्तान में आना हुआ तो मैंने वहाँ जाके प्लॉट के बारे में जब पूछा हाउसिंग सोसाइटी वालों से, तो बोला भाई इस पे कब्जे का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपसे किसने कहा था? आपने बायर जो ढूंढा वो तो हमारे जरिए नहीं ढूंढा, हाँ ट्रांसफ़र हुआ हमारे जरिए, बायर तो हमारे जरिए नहीं हुआ। आप उस चीज़ की वेरिफिकेशन के लिए खुद हमारे पास उस वक्त क्यों नहीं आए? पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि उस वक्त 2.25 करोड़ का प्लॉट इनका दिमाग बना के 70-75 लाख रुपए में, क्योंकि ये भी था कि जल्दी बेचना है, वहाँ पे किस्तें अदा करनी है LMIA के लिए, तो इनके साथ पूरा एक नेटवर्क जिसमें रियल एस्टेट एजेंट और बाकी लोग शामिल थे, एक क्योंकि कराची में वो लोग इन्फ्लुएंस रखते थे, उन्होंने पूरा नेटवर्क चलाया और उसके बाद इसको बेवकूफ़ बना के 2.25 करोड़ का प्लॉट 70 लाख 75 लाख में लिया। तो ये एक तरीके से टोटल देखा जाए तो 1.5 करोड़ का धोखा हुआ। आज 2026 हम जुलाई में खड़े हुए हैं। दानिश के हाथ में क्या है? दानिश के हाथ में सिर्फ कुछ महकमों के लेटर्स हैं, कुछ इदारों की तसल्लियाँ हैं और कुछ लोगों की धमकियाँ हैं। इसके अलावा उसने जो बच्चों के लिए ख्वाब देखा था बेहतर मुस्तकबिल का, वो हवा हो चुका है। 2017 में जो प्लॉट लिया था बहुत कम पैसों में और जिसका फ़ायदा उसको होना चाहिए था, वो किसी और ने धोखाधड़ी से उठाया। ये एक छोटा सा वाकया था जो मैंने आपके सामने रखना था। इससे छोटे छोटे सबक मैं तो बात कर ही चुका हूँ कि भाई किसी से आप अगर बात कर रहे हैं, कंसल्टेंट है या जो भी है, तो CIC एक वेबसाइट है कनाडा की जहाँ वो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, उनकी लिस्ट है भाई, वहाँ से जाके आप टैली कर लें। छोटी छोटी चीज़ों पे आंखें बंद करना कि जी भाभी ने कहा तो, और आप हमारे पुराने मोहल्ले वाले और आप हमारे कराची वाले और हमारे भाई और हमारी बहन, ये मतलब इन चीज़ों की ज़रूरत क्या है? दूसरी चीज़, रेड फ्लैग्स आए थे, आपका बॉस पीछे हटा, बॉस से पूछते किस वजह से, वकील पीछे हटा, वकील से पूछते किस वजह से। लोग तो यूँ नहीं बोलते कि भाई आपके बीच में हम बोलेंगे तो हम खराब, हमसे आप बदजन होंगे, फिर हमसे कोई लड़ने आ जाएगा कि यार आपने हमारे बारे में क्या राय दे दी किसी को। फिर वो बात जो एकदम $25,000 से वो $17,000 पे, 15,000 या $17 पे राजी हुई, एकदम जो कंसेशन था वो पूछते तो सही भाई किस प्रोग्राम में था। फिर तीसरी चीज़, जब आप होते हैं ना जी, आप प्रोफेशनल किसी के साथ डीलिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं जी भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, भाई मेरे लिए दुआ करना, भाई मैं घर से हूँ, कुछ दिन जवाब नहीं दे सकूंगी, या जब भी आपके दिमाग में रेड फ्लैग नहीं आया, आप प्रोफेशनली डील कर रहे हैं, ये प्रोफेशनल तरीका है। हमारे पाकिस्तान में इसको प्रोफेशनल तरीका कहते हैं, लेकिन दुनिया में ये नहीं है, जब भी हमारे मुल्क में धोखे भी ज़्यादा है। एक और चीज़, जब हम ये प्लॉट के लिए मामलात कर रहे थे तो पाकिस्तान आके चेक करना चाहिए था, लेकिन एक ज़माने से वो पाकिस्तान से बाहर थे और उस वक्त 2017 में वाकई में बहुत हालात ख़राब थे, कब्जे हो रहे थे प्लॉट्स पे।
लेकिन जो इतने अरसे से बाहर होना उसको पता नहीं था। हम तो कराची में रह रहे हैं, हमें पता है कि जी वर्ल्ड सोसाइटीज़ में कब्जे इतने आसान नहीं है, खुली जगहों पर हैं। ये कुछ रेड फ्लैग्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और एक और चीज़, हर चीज़ प्रोसीजर में आप फ़ोन पर थे, मैसेजेस पर थे, आप किसी से फिजिकली मिले ही नहीं। सऊदी अरब से दुबई कितना दूर था, या सऊदी अरब में जब आप प्लॉट बेच रहे थे पाकिस्तान के मामलात में घुसना कितना करीब था, कुछ ज़्यादा दूर तो नहीं था। रेड फ्लैग्स हमेशा ज़िंदगी में आते हैं, अल्लाह ताला आपको निशानियां देता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे यहाँ औरत को नाक़िसुल अक्ल कहा जाता है। मैं सोसाइटी का मर्द हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं समझता हूँ, मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं भी समझता हूँ, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी हो जाती है ना, माहौल ऐसा है। उसकी बीवी ने कहा था कि देखें इस्तिखारा कर लें, बीवी खामोश हो गई कि सही है ये खुश हैं, लेकिन आज नुकसान बीवी बच्चों सबका है। लेकिन बीवी ने भी एक रेड फ्लैग इनको दिखाया था, लेकिन ये फिर भी नहीं समझे। बीवी ने बार बार ये कहा कि देखें, गौर कर लें, सोच लें, फिर फैसला करें। अब आप भी फैसला कीजिए कि इस वीडियो में आपके लिए क्या सबक था। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कमेंट्स के ज़रिए। बहुत शुक्रिया।